दिव्या जी, आप अपना इंट्रोडक्शन दें। मेरा नाम डॉक्टर दिव्या यादव है और मैं आजमगढ़ उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा गांधी इंटर कॉलेज कुबा आजमगढ़ से हुई है। मेरा स्नातक, परास्नातक और पीएचडी वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से पूरा हुआ है। और मैंने वर्ष 2018 में जेआरएफ नेट उत्तीर्ण किया है और मेरी अभिरुचि कविताएं पढ़ना है। धन्यवाद सर। वीर बहादुर सिंह जी के बारे में कुछ बताएं। सर, वीर बहादुर सिंह उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी थे और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। अच्छा। इनका कार्यकाल बता सकते हैं आप? सर, कार्यकाल तो सर अभी नहीं बता पाऊंगी। चलिए, कोई बात नहीं। आपकी पसंदीदा हिंदी कविता कौन सी है? सर, मुझे दिनकर जी की कुरुक्षेत्र की पंक्तियां पसंद है। कुरुक्षेत्र पसंद है और कुछ और भी कविताएं उन्हीं की पसंद है। कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। आज कुछ पंक्तियां बताएं, सुनाएं। जी सर, बिल्कुल। भोगो तुम इस भांति मिट्टी को, दाग नहीं लग पाए। मिट्टी में तुम नहीं, वही तुम में विलीन हो जाए। भोगवाद की यही रीत सिखलाओ तुम जन जन को, करें विलीन देह में मन को, नहीं देह को मन में। इन पंक्तियों का भावार्थ बताएंगे? सर, इसमें उस निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति का उल्लेख किया गया है, अर्थात त्याग में भोग की भावना का उल्लेख किया गया है कि भोग इस प्रकार होना चाहिए कि उसमें त्याग हो। कि जैसे राजा जनक। हिंदी कविता के किस कवि ने आपके जीवन को सबसे अधिक प्रभावित किया है? अ, सर, रामधारी सिंह दिनकर और नागार्जुन। रामधारी सिंह दिनकर, और दूसरा क्या नाम लिया आपने? नागार्जुन। नागार्जुन। अच्छा अच्छा, जी। वेरी गुड। तो नागार्जुन के साहित्य में ग्रामीण जीवन और संस्कृति का चित्रण के मुख्य पहलू क्या दिखाई देते हैं? सर, सबसे पहले तो लोक बोलियों का प्रयोग, और सर लोक जीवन से लिए गए जो उनके दृश्य हैं, वहाँ के पशु पक्षी जीव जंतु और प्रकृति का जो चित्रण उन्होंने किया है, हम्म। वह वही दिखाई देता है उनकी कविताओं में, जो उनकी लोक जीवन से जुड़ी हुई है। अच्छा, नागार्जुन के साहित्य में लोक चिंतन किस रूप में दिखाई देता है? सर, उन्होंने जो ग्रामीण जीवन से उदाहरण लिए हैं, जैसे धान के खेतों का चित्रण किया है, वहाँ की हम्म। फसलों का चित्रण किया है, धान कूटती किशोरियों के कोकिल कंठी तान का उल्लेख किया है। उसके साथ साथ उन्होंने जो मिथिला के ग्रामीण जीवन में उपयोग की जाने वाली भाषा ली है, जैसे दंतुरित मुस्कान, सिंदूर तिलकित भाल, ये सब कुछ अगर कोई व्यक्ति उनकी कविताएं पढ़ेगा तो वह आसानी से समझ जाएगा कि वह ग्रामीण ग्रामीण जीवन से जुड़े हुए कवि थे। अच्छा, इनकी कुछ रचनाएं बताएं, नागार्जुन जी की। सर, उनकी उनके काव्य संग्रह जैसे युग धारा, सतरंगे पंखों वाली, अब तो बंद करो हे देवी, तालाब की मछलियां, और उनकी एक लंबी कविता है हरिजन गाथा, जो बहुत ही चर्चित कविता है। इसके साथ साथ उन्होंने भस्मांकुर नामक खंड काव्य लिखा है। उनके उपन्यासों की बात करें तो बलचन्मा, रतिनाथ की चाची, नई पौध, नवतुरिया, पारो, इमरतिया, उग्रतारा, उन्होंने 13 उपन्यासों की रचना की है। इनकी एक रचना है जमानिया का बाबा। जी, जवनिया का बाबा उनका उपन्यास है। हाँ, उसमें क्या है जमानिया का बाबा? सर, इस उपन्यास में हम्म, सर, इस उपन्यास में एक सर क्षमा करें, इस उपन्यास के बारे में नहीं बता कोई पाई। बात नहीं। ये सर, अकाल मैंने के बाद, गणित विमर्श को। अकाल के बाद इनकी रचना है क्या? जी हाँ सर, अकाल के बाद उनकी एक कविता है तो जो उस कविता, वर्ष 1958 में लिखी गई थी। जी, उस कविता का कुछ मुझे पंक्तियां सुना सकते हैं? जी सर, बिल्कुल। सर, वह बताइए। कविता अकाल की पीड़ा और अकाल के बाद हम्म। दाने मिलने पर होने वाले सुख पर आधारित है। वह कविता इस प्रकार है। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद।
धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। वेरी गुड। ये आप नागार्जुन के उपन्यासों में पितृसत्ता और नारी अस्मिता का बड़ा संघर्ष दिखाई देता है, उसको आप किस जी रूप में सर। देखती हैं? अ, सर, यह सबसे पहले उनके स्त्री विमर्श पर लिखे गए उपन्यासों में दिखता है। हम्म। उन उपन्यासों में जैसे कि पारो, इमृतिया, उग्रतारा, इन और साथ साथ रतिनाथ की चाची। सबसे पहले अगर हम रतिनाथ की चाची को लें, तो एक मिथिला ब्राह्मणी की दुर्दशा का चित्रण है, जो विधवा होने के बाद गर्भवती हो जाती है। और सर उसके बाद उसकी जो हालत होती है, अर्थात समाज उसे बहुत तिरस्कृत करता है, और यहाँ तक कि उसके अपने बच्चे उसका साथ छोड़ देते हैं। उसने प्रीतिसत्ता के चलते अपने उस देवर का नाम नहीं बताया जिसकी वजह से उसकी ये हालत हुई थी। वो अंत तक उसके नाम का खुलासा नहीं करती है। उसकी दुर्गति होती है, लेकिन फिर भी ये प्रीतिसत्ता का ही दंश था जिसकी वजह से वह यह कह नहीं पाई। यहाँ तक कि इसका जो रतिनाथ था, जिसकी वह चाची थी, चाची का नाम था गौरी। रतिनाथ भी अंत में यही सोचता है उपन्यास के कि चाची, तुमने क्यों उसका नाम नहीं बताया जिसने तुम्हारे साथ यह किया। उसकी अस्थियों को विसर्जित करते वक्त वो ऐसा कहता है। तो इससे पता चलता है कि पितसत्ता का दंश ही था। और फिर उनके कुछ दूसरे उपन्यासों में देखें, जैसे पारो और इमृतिया, तो वो बेमेल विवाह, बाल विवाह जैसी समस्याओं को उभारते हैं कि वे उसकी जो नारी पात्र हैं, वे पुरुषों के खिलाफ संघर्ष नहीं कर पाती हैं, नई आवाज उठा पाती हैं। हालांकि कुछ नए युवा थे जो इन सब दुर्दशा आपकी आवाज नहीं आ रही कुछ है दिव्या जी। हाँ। सर, सर जी जी। नहीं आ रही है। हाँ, ठीक आ रही है सर, आवाज। जी सर। सर, इसमें जो कुछ पुरुष पात्र हैं जो स्त्रियों को सहारा देते हैं कि वो ऐसा करें, लेकिन स्त्रियां उतनी शक्तिशाली नहीं होती और वे पुरुषों के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाती, चाहे उनके रघुनाथ की चाची, पारो, इमृतिया आदि उपन्यासों में लें। तो ठीक है, बाल ठीक विवाह है। जैसी समस्याओं का। दलित विमर्श को परिभाषित कराएं, किस तरीके से दलित विमर्श? जी सर। सर, दलित विमर्श के अंतर्गत उन सभी भेदभावों को शामिल किया जाता है जो जाति, लिंग या रंग के आधार पर होते हैं। और इसके अंतर्गत उस चेतना की का उल्लेख किया जाता है जो उस व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष करने पर उत्पन्न होती है। इसमें उस संघर्ष का भी चित्रण होता है और उसके फलस्वरूप आने वाले जागरण का भी उल्लेख किया जाता है। इसमें वे रचनाएं आती हैं जो दलित समाज के संघर्ष को दिखाती हैं। ठीक है, अब सर आपसे प्रश्न पूछेंगे बस। दिव्या जी, आप जी सर। आजमगढ़ पे हैं, तो आजमगढ़ जी। जिला का निर्माण कब हुआ था? अ, सर, आजमगढ़ जिले का निर्माण, सर, क्षमा करें सर, मैं इसका इतिहास जानती हूँ, लेकिन सर हाँ, 1665 में, 1665 में इसकी स्थापना हुई 1665 में इसकी स्थापना हुई। थी। ठीक जी है। जी। ये हिंदी साहित्य में आदिकाल पढ़ा होगा आपने। जी तो आदिकाल की सामाजिक संरचना कैसी थी? सर, जैसा कि शुक्ल जी ने कहा है कि सर, जैसा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि विरोधी व्याघातों का समय था। सर, उस समय का समाज बुरी तरह से विभाजित, और साथ ही वहां पर कई कुरीतियां थी। और सर, वह समाज अंधविश्वास और रूढ़िवादिता का शिकार था। तो वहाँ जातिवाद देखने को मिलता है। जी सर, जातिवाद था जिसका विरोध नाथ योगियों ने किया था। अभी समाज अभी आजमगढ़ की सामाजिक संरचना कैसी है? सर, आजमगढ़ में हिंदू मुस्लिम दोनों वर्ग के लोग रहते हैं और कई जातियों के लोग रहते हैं, जिसमें कि उच्च और निम्न दोनों जातियां यहाँ रहती हैं। तो सर, यहाँ पर भी कभी न कभी संघर्ष होते रहते हैं, जातिगत संघर्ष भी और धार्मिक संघर्ष भी। लेकिन सर, कुल मिलाकर सद्भाव का ही प्रयास किया जाता है शासन द्वारा। महादेवी वर्मा का क्या योगदान है? सर, महादेवी वर्मा स्त्री विमर्श की पुरोधा थी। सिमोन बाउआर के द सेकेंड सेक्स से पहले उन्होंने इस श्रृंखला की कड़ियां में स्त्री विमर्श के कई बिंदु उद्घाटित कर दिए थे। सूरदास को पढ़ा होगा आप लोगों ने। जी सर। उनका समाज में क्या योगदान रहा? सर, सूरदास ने कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत प्रेम पक्ष को ही प्रदर्शित किया।
उन्होंने तुलसीदास के समान समाज में आदर्शवाद न कर न, का को न प्रस्तुत करके प्रेम को प्रस्तुत किया। तो इसलिए माना जाता है कि यह उस श्रृंखलता को बढ़ावा दे सकता है। लेकिन सूरदास ने अपने भगवान के प्रति समर्पण रखा था और उनका सख्य भाव से पूजन किया था, इसलिए उनकी रचनाओं को भी पूरा सम्मान दिया जाना चाहिए जैसे कि तुलसीदास जी को दिया जाता है। आपकी नजर में इन तीन कवियों में, भक्ति काल के तीन कवि ये सूरदास, कबीरदास और तुलसीदास, तो इनमें आपको सबसे अधिक प्रभावित कौन करते हैं? अम, सर, कबीरदास जी करते हैं। क्यों? सर, क्योंकि जैसा कि माना जाता था कि वे ब्राह्मण के पुत्र थे, लेकिन उनका पालन पोषण नीची जाति के लोई एक ने किया था। तो सर, इसमें एक नीची जाति में पालित पोषित होकर भी कबीरदास जी ने उस समय ब्राह्मणवादी व्यवस्था को ललकारा था। उन्होंने हर उस कुरीति या अंधविश्वास पर प्रहार किया जो उन्हें लगा कि समाज को पीछे ले जाएगी। सर, वे सर्वधर्म स्वभाव में यकीन करते थे। वे मानते थे कि न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। और धार्मिक पाखंडों का भी उन्होंने धार्मिक पाखंडों का भी बुरी तरह से विरोध किया था। तो सर, कबीरदास जी श्रेष्ठ हैं। यानी उन्होंने कहीं ना कहीं उस समय की सामाजिक स्थिति पर फोकस किया, और जिसमें दोनों ही दृष्टिकोण से, धार्मिक आधार पर भी और जात के आधार पर भी। तो कोई उदाहरण दे करके बताइए जिससे ये लगे कि उन्होंने हिंदू धर्म की जो कुरीतियां हैं या मुस्लिम धर्म की जो कुरीतियां हैं उसको कैसे फोकस किया था उन्होंने, उदाहरण से समझाएं। जी सर। सर, एक उनकी कविता है, एक उनकी कुछ पंक्तियां हैं सर। उनका पद है एक कि हिंदू बोले मोई राम पियारा, मुसलमान रहमाना रे, आपस में दो लड़ मुए हैं, मरम न कोई जाना रे। या फिर एक, जब उन्होंने हिंदू धर्म के ऊपर प्रहार किया तो लिखा, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। सर, जब उन्होंने ब्राह्मणवादी व्यवस्था पर प्रहार किया तो बोले कि सर, ब्राह्मणवादी व्यवस्था से पहले जब उन्होंने मोक्ष को लेकर अपनी बात रखी कि अगर काशी में ही मोक्ष मिलता है तो मैं काशी में न मर के भी मोक्ष पाकर दिखाऊंगा। तो जब वो कहते हैं कि सर, वो कविता है उनकी कि अ, लोका मत के भोरा रे, जो काशी तन तजे कबीरा, राम ही कौन निहोरा रे। अर्थात काशी में ही शरीर छोड़ने से अगर स्वर्ग मिलता है तो मैं काशी में नहीं मरूंगा, मैं कहीं और मर के भी स्वर्ग प्राप्त करके दिखाऊंगा। सर, उन्होंने अपने समाज में जितनी बुराइयां प्रचलित थी सब पर कुछ न कुछ लिख करके और अपनी वाणी द्वारा कुछ न कुछ कह करके, सर वो लिखते नहीं थे, तो कह करके उन्होंने हर व्यवस्था का विरोध किया था। अच्छा, आज उनकी कितनी प्रासंगिकता है? आज जो सामाजिक संरचना है और जो सामाजिक समस्याएं हैं उसमें कबीर कहाँ तक प्रासंगिक है? सर, मेरा मानना है कि जब तक जाति व्यवस्था विद्यमान रहेगी, जब तक शोषण और शोषित विद्यमान रहेंगे, तब तक कबीरदास जी प्रासंगिक रहेंगे। आज भी उन पर शोध किया जाता है, नए सिरे से किया जाता है। हर बार इस कुछ बिंदु निकाले जाते हैं कि कबीरदास जी किस प्रकार, अगर कबीरदास जी आज होते तो इस पर कैसे प्रहार करते। तो सर, ऐसे बिंदु आज भी उनमें ढूंढे जाते हैं, क्योंकि जाति व्यवस्था का दंश जो सह रहे हैं उसको आज वो महसूस कर रहे हैं। कबीरदास जी ने आज से 100 साल पहले ये सब महसूस कर लिया था। यानी कहीं ना कहीं आप उनको दूरदर्शी भी मानती हैं, है ना, जी कि सर। आज की स्थिति को भी उन्होंने उस समय भी भांप लिया था, है ना। जी। ये जो मुस्लिम आक्रमण हुए, है ना, और उसी जी। समय लगभग ये भक्ति आंदोलन भी चला, या भक्ति काल भी आपका रहा है साथ में। तो उसने जो दिल्ली सल्तनत रही या मुगल शासन रहा, उसने इस पर कैसे प्रभाव डाला? सर, मुगल मुगल शासनकाल जी। सर, मुगल शासनकाल के अंतर्गत सर अकबर को माना जाता था कि वह सर्वधर्म स्वभाव में यकीन रखते थे। उनके समय में तुलसीदास जी विद्यमान थे, और तुलसीदास ने कभी अकबर की नीति को लेकर कोई उल्लेख अपनी रचनाओं में नहीं किया है कि उन्होंने, तो अर्थात अकबर के शासनकाल में हिंदू मुस्लिम धर्म दोनों समान रूप से पल्लवित हुए थे। उस समय भेदभाव नहीं था सर। यह सल्तनत काल में जब सिकंदर लोदी के समय में जो कबीरदास जी से उनका टकराव दिखाई देता है, उन्होंने उन्हें फेंक दिया था पानी में उनके पैरों को बांधकर। तो सर, सल्तनत काल में
यह विद्यमान था, यह दोनों के बीच में जो विभेद था यह विद्यमान था, और इसके साथ साथ ही कबीरदास जी पर प्रहार भी हुए। लेकिन मुगल काल में धार्मिक सद्भाव विद्यमान था। औरंगजेब के समय में स्थितियां बदल गईं, क्योंकि औरंगजेब कट्टर मुस्लिम था। अच्छा, ये छायावाद क्या है, ये समझाएं मुझे। जी सर। सर मैं राम कुमार वर्मा जी की परिभाषा से इसे समझाऊंगी कि जब आत्मा की छाया परमात्मा में और परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगे, तो उस स्थिति को हिंदी साहित्य में छायावाद कहा जाता है। क्योंकि सर इसमें व्यक्तिवाद, कल्पना को ज्यादा महत्व दिया जाता है। इसमें समाज से ज्यादा खुद के बारे में सोचा जाता है। हालांकि नामवर सिंह ने भी कहा है कि उसमें राष्ट्रीय भावनाएं मिलती हैं। अच्छा, आज शिक्षा जगत की क्या क्या समस्याएं देखती हैं आप? शिक्षा जगत में क्या अ, क्या समस्याएं? सर शिक्षा जगत में अ, सबसे पहले सर जो महंगी शिक्षा है, शिक्षा अगर महंगी रहेगी तो सब तक पहुंच नहीं पाएगी। और सर दूसरी हमारी शिक्षण पद्धतियां हैं। सर मैं इसी नजरिए से शिक्षा जगत को देखती हूँ कि शिक्षण पद्धतियां जो हैं वह छात्रों के अनुकूल होनी चाहिए। हमारा अध्ययन शिक्षार्थी केंद्रित होना चाहिए, और उसमें तकनीकी का प्रयोग होना चाहिए, और यही नहीं है इसीलिए। तो आज जो अभी आपको पता होगा, 2020 में नई शिक्षा नीति लाई गई है ना? जी सर। तो इसमें क्या आपको लगता है कि इसमें और कुछ सुधार करने की जरूरत है, या ये जो वर्तमान समय में किस तरह की शिक्षा पद्धति की जरूरत है उसको ये फुलफिल करेगा? सर नई शिक्षा नीति में उन सभी बिंदुओं पर ध्यान दिया गया है जिससे कि शिक्षा बेहतर की जा सके, चाहे वह आपकी आवाज नहीं आ। लागू नहीं किया गया। हाँ, बताएं। सर अब आ रही है सर? हाँ, आ रही। सर आ रही हाँ, आ है। रही। सर नई शिक्षा नीति में उन सभी बिंदुओं को शामिल किया गया है जिससे कि शिक्षा का स्तर बदल जाएगा। लेकिन सर उसे लागू करने की बात है सर, अभी वो पूरी तरह से लागू नहीं हुई है। और उसमें जो भी बिंदु दिए गए हैं सर, उन्हें पूरी तरह से लागू करना अभी संभव नहीं लग रहा है। इसीलिए सर कुछ कुछ यूनिवर्सिटियां और कुछ कुछ राज्य जो है वह उसे लागू कर रहे हैं। तो सर जब ये पूरी तरह से लागू हो जाएगी तो हमारी शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से बदल जाएगी। ठीक। सर यह समावेशी है। ठीक। चलिए, अगला सवाल हमारे बोर्ड के अगले मेंबर पूछेंगे सर। अच्छा, दिव्या यादव जी बताइए कि आपने वो स्कंदगुप्त पढ़ा होगा, प्रसाद का, प्रसाद की जी हाँ रचना सर, प्रसाद का स्कंदगुप्त। नाटक है। इस पे थोड़ा जी प्रकाश सर, डाल। वर्ष 1928। हाँ, इस पे थोड़ा। सर वर्ष उन्नीस हेलो सर। सर वर्ष 1928 में रचित स्कंदगुप्त विक्रमादित्य पर आधारित है, जो कि गुप्त वंश के प्रमुख मतलब गुप्त वंश के शासक थे सर। और इसमें राष्ट्रीयता और देश प्रेम की भावना पर प्रकाश डाला गया है कि स्कंदगुप्त में त्याग की भावना थी, और वे चाहते थे कि उनके जो उत्तराधिकारी हैं वे अपना कर्तव्य समझें। लेकिन उनका जो सौतेला भाई था पुरगुप्त, वह कर्तव्य पालन में विश्वास नहीं रखता था, और वह थोड़ा विलासी स्वभाव का था। और इस वजह से स्कंदगुप्त को संघर्ष में भाग लेना पड़ा। लेकिन उन्होंने अंत में त्याग की भावना दिखाते हुए सिंहासन छोड़ दिया। और सर इसमें एक प्रमुख पात्र देवसेना है, जिसके अंतर्गत सर त्याग में वो जिसके अंतर्गत त्याग की भावना दिखाई गई है, क्योंकि सर वह भी अंत में स्कंदगुप्त से विवाह न करके आजीवन अविवाहित रहने का निर्णय लेती है। दिव्या जी, भारतेंदु की भारत दुर्दशा रचना आपने पढ़ी होगी। इसमें, जी सर, पढ़ी तो है। हाँ, इसमें भारत की सबसे बड़ी समस्या का कारण क्या था? सर भारत व्यवस्था में तो कई समस्याएं बताई गई हैं सर, उसमें पात्रों को ही समस्याओं को ही पात्र बना दिया गया है। सर डिसलॉयल्टी और सर ये सब सर कई पात्र हैं उसमें। नहीं, भारत की मुख्य समस्या क्या थी जिसको जिसके कारण भारत मतलब विकास जी सर, वो स्वतंत्र नहीं हो पा रहा था? सर वो उसके अंदर आलस आ गया था। आलस था, चलिए सर ठीक। आलस। ठीक है दिव्या जी। दिव्या जी, ये हम लोगों ने रिटर्न में आपको फीडबैक दे दिया है। जी सर। इसकी पीडीएफ तीनों यानी कि पैनल के यानी कि मेंबर्स की बना करके दे दी जाएगी। और जी सर। आपका सब्जेक्ट का नॉलेज बहुत अच्छा है, और आपका वाणी स्पष्ट है, उत्तरों में तार्किकता है। और लेकिन ये कि कुछ प्रश्न
के उत्तर लंबे हो जाते हैं, है ना। जी। इतने जी। ज्यादा, थोड़ा सा आप संक्षिप्त रूप में उत्तर देने की कोशिश करें। आपका कॉन्फिडेंस लेवल ठीक है ना, और सब्जेक्ट नॉलेज जी। ठीक है। दिव्या जी, बेस्ट ऑफ लक।